हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोचक पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल सैकरोज ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके थे। डिफरेंशिएशन में जो लास्ट लेक्चर था वो मैक्सिमम मिनिमा पे था, तो मैक्सिमम मिनिमा हम लोग देख चुके थे। जैसे कि मैक्सिमम मिनिमा अगर आपको एक बार बता दें तो मैक्सिमम मिनिमा में हम लोग जो एक बार डिफरेंशिएट करते थे किसी चीज़ को, और तो मैक्सिमम मिनिमा में दोनों की वैल्यू ज़ीरो आती थी। मतलब मैक्सिमा और जो मिनिमा होता है उनमें dy बाई डी एक्स हमेशा जीरो आता है। तो फिर हम लोग पता कैसे करेंगे कि मैक्सिमा कौन है, मिनिमा कौन है? तो उसमें हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जिसकी वैल्यू जीरो से छोटी आएगी डबल डिफरेंशिएशन करने पे तो वो मैक्सिमा होगा। मतलब जिसकी वैल्यू जीरो से कम मतलब नेगेटिव आएगी तो वो मैक्सिमा होगा, और जिसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा आएगी मतलब पॉजिटिव आएगी तो वो मिनिमा होगा। हम लोग न्यूमेरिकल करके देख भी चुके थे लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। लास्ट लेक्चर में पूरा मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बताया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक का मतलब जैसे कि हम लोगों को पूरा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है, हम लोग केवल उतना ही इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जितने से हमारे नीट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। जितना कि नीट में आता है केवल हमको उतना इंटीग्रेशन देखना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन नीट में नहीं पूछा जाता है जितना बेसिक। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं एरिया अंडर कर्व। तो चलिए देखते हैं। एरिया अंडर कर्व देखते हैं। तो चलिए इसमें एक ग्राफ बनाते हैं पहले। ये दोस्तों एक्स वाई का ग्राफ है। तो इसमें हम लोग एक कुछ ऐसे बनाते हैं। तो हम लोगों को ये जो एरिया है इसका एरिया निकालना है। तो इसका दोस्तों ना तो ये ट्रायंगल है ना रेक्टेंगल है। अगर ये ट्रायंगल होता, रेक्टेंगल होता, सीधा सीधा एरिया निकल आता। ना ये ट्रायंगल है ना रेक्टेंगल है। तो यही जानना है हम लोगों को कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें से एक यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप काटें। ये जैसे स्ट्रिप काट ली हम लोगों ने, इसकी लेंथ मान लेते हैं dx। लेंथ बोलो, विड्थ बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको dx मान लेते हैं, और ये y डायरेक्शन में तो इसको y डैश मान लेते हैं। तो अगर इस स्ट्रिप का एरिया देखा जाए तो इसका एरिया हो जाएगा केवल इस स्ट्रिप का, इस पूरे कर्व का नहीं। जो एरिया स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा y डैश इंटू dx। ये हो जाएगा। जैसे कि स्ट्रिप यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। ये स्ट्रिप है, इसकी जो लेंथ है वो dx है विड्थ, और ये y डैश है। तो दोस्तों एक स्ट्रिप की तो हम लोगों ने एरिया एक स्ट्रिप का निकाल लिया है। अगर हम लोगों को पूरा इसका एरिया चाहिए जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोग ऐसे ही इसमें हजारों करोड़ों स्ट्रिप ऐसे ही काट के, एक जैसे ये स्ट्रिप काट ली, एक यहाँ पे ये स्ट्रिप काट ली, इसको बोल दिया y डबल डैश, इसको बोल दिया y ट्रिपल डैश, एक ही स्ट्रिप काट ली। तो ऐसे ही कई सारी स्ट्रिप काट के सबको ऐड कर देंगे तो इसका पूरे का एरिया निकल आएगा। जैसे कि तो हमारा एरिया अंडर कर्व हो जाएगा y डैश dx प्लस y डबल डैश dx प्लस y ट्रिपल डैश dx प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा। इसको हम लोग y डैश y डबल डैश y1 y2 कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो निकालना, ऐसे निकालना तो बहुत वो है। तो इससे अच्छा हम लोग इसका पूरे को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x1 और यहाँ पे मान लेते हैं x2। तो ये x1 से x2 तक हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ का एरिया निकालना हो तो उसकी जो एक स्ट्रिप है उसका
पूरा इंटीग्रेशन कर देते हैं जहाँ से जहाँ तक निकालना है, तो ये एरिया अंडर कर्व पूरे का निकल आता है। तो बस इसमें यही है एरिया अंडर कर्व में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे दिखाते हैं एक एग्जाम्पल से। तो इसको नोट कर लिए, वीडियो पॉज करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को एक ग्राफ दिया हुआ है आई और टी का, आई टी का करंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये आई हो गया, ये टी हो गया, और ये हम लोग मान लेते हैं कि ये ग्राफ ऐसे ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है, यहाँ पे टाइम हो जाएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा। तो जो टाइम की वैल्यू है वो 10 सेकेंड है, और ये हो जाएगा 5 एम्पियर हो जाएगा, 5 एम्पियर दी हुई है। तो हम लोग इसका यूज़ देखते हैं कि कहाँ यूज़ होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो आई होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आई टी टी। तो ये हो जाएगा। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई डी टी। तो आई डी टी अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आई डी टी का मतलब हम लोग कुछ इससे सीधा ये समझ लेंगे कि आई डी टी का मतलब है एरिया अंडर आई टी कर्व। जो इसका एरिया है तो वही हो जाएगा। तो अगर जैसे इसमें हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आई और टी का जो एरिया है ये वाला, ये निकाल लेंगे, तो यही Q की वैल्यू आ जाएगी। बस यही है। जैसे कि इसमें IDT का हम लोग को कुछ वो तो पता है नहीं कि IDT कैसे क्या निकालते हैं। तो अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है और इंटीग्रेशन लगाया हो, तो इसका हम लोग एक ही मतलब समझेंगे कि IT ग्राफ का एरिया है, IT कर्व जो दिया हुआ है इसका एरिया अंडर कर्व है। तो जैसे कि एक और देखते हैं, वेलोसिटी टाइम का देखते हैं, इधर ही देखते हैं। जैसे कि ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया वेलोसिटी टाइम का, और ये हो गया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो जैसे कि हमको पता है कि वेलोसिटी होती है वो ds बाई dt होती है, ds बाई dt होती है वेलोसिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ds इक्वल टू v इंटू डी टी, ये लिख सकते हैं, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ds का डिफ्रेंशिएशन s आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v इंटू डी टी। तो दोस्तों इसका जो ये निकला है, इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो वी टी ग्राफ का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। इसका ये मतलब है। जैसे इसमें हम लोगों को Q निकालना है, तो Q निकालने के लिए हम लोग आई टी जो ग्राफ दिया हुआ है इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया अंडर कर्व जो ये दिया हुआ ये है, ये निकाल लेंगे, तो ये एरिया जो निकलेगा तो वही Q हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जो इसका एरिया निकलेगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, S हो जाएगा। तो बस यही है, ऐसे इसका यूज़ होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो हम लोग जान चुके कि एरिया अंडर कर्व क्या होता है, एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं, ये जान चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक से फार्मूले। तो बेसिक फार्मूले देखते हैं इंटीग्रेशन के। तो सबसे पहला फार्मूला देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़े थे, बेसिक से फार्मूले पढ़े थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर x अकेला लिखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, या फिर x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऐसे ही यहाँ पे पहला देखते हैं, अगर लिखा हो x की पावर n dx, ये लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसमें हम लोगों को बस एक ही चीज़ याद रखनी है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो पावर लगी हुई है इसमें एक ऐड हो जाएगा, अपॉन में भी एक ऐड होके आ जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर दिया हो
एक्स की पावर एक्स स्क्वायर दिया हो, अगर पूछा जाए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए आगे डी एक्स लगा दिया जाता है। किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, जैसे एक्स के टर्म में करेंगे तो डी एक्स लगा देंगे, टी के टर्म में करेंगे तो डी टी लगा देंगे, ये होता है। तो जैसे एक्स का इंटीग्रेशन है तो हम लोगों ने डी एक्स लगा दिया। अब इंटीग्रेट करते हैं तो जो एक्स स्क्वायर है तो 2 में प्लस 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। जैसे कि एक्स की पावर 4 दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 दिया हुआ है, तो इसमें अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स लग जाएगा इसमें, और जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5। ये हो जाएगा। ये एक रूल है, बेसिक सा रूल है जिसको आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए वीडियो पर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखते हैं, ये तभी वैलिड होगा ये वाला जब n की वैल्यू -1 ना हो। अगर -1 होगी तो सिचुएशन अलग हो जाएगी, तो ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है। अगर n की वैल्यू -1 ना हो तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ये नोट करके लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको अभी आगे देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं इस पर। जैसे कि दिया हो रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए रूट एक्स डी एक्स लग जाएगा। अब रूट एक्स का जैसे कि आपको पता है एक्स का मतलब होता है 1/2, तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स 1/2 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, नीचे भी यही होगा 1/2 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स 3/2 अपॉन 3/2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए इस पर एक और न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर दिया हो 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले dx लगा देना है इधर। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है अगर जैसे x लिखा हो तो x के टर्म में इंटीग्रेशन करने के लिए dx लगा दिया जाता है। अगर t लिखा हो तो यहाँ पे dt हो जाएगा। जो भी यहाँ पे टर्म हो उसी के टर्म में इंटीग्रेट होता है, उसी के टर्म में d का वो लगा दिया जाता है। जैसे x है तो dx हो गया, t होता है तो dt हो जाता, कुछ भी होता वो उसी के टर्म में हो जाता। तो चलिए इसको ऊपर जाने पे, ये आपको जैसे पता है कि ऊपर जाने पे इसको x को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx, ये हो जाएगा। अब इसका इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये बचेगा x की पावर -1 अपॉन -1, ये बचेगा। तो ये हो जाएगा -x की पावर -1। और दोस्तों एक चीज़ और आप यहाँ पे जान लीजिए कि हम लोग जिसका भी इंटीग्रेशन निकालेंगे, जो भी इंटीग्रेशन निकालेंगे, सबके आगे कांस्टेंट लगाते जाएंगे, ऐसे c लिखते जाएंगे सबके आगे। जैसे इसका निकाला तो इसको इसके आगे लिखते जाएंगे, मतलब जितने भी वो निकालेंगे हम लोग सबके आगे c लिखते जाएंगे। c का मतलब कांस्टेंट होता है। चलिए दोस्तों तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं, एक दो एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। अगर मान के चलो दिया हो dx, तो अगर दोस्तों केवल dx दिया हो, मतलब कुछ भी ना दिया हो, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो मान के चलो 1 है, 1 तो होगा ही। जैसे अगर इसको हम लोग 1 इंटू dx लिख देंगे तो कुछ होगा नहीं, और 1 को हम लोग x की पावर 0 लिख देंगे, dx लगा देंगे तो ये 1 ही होगा। x की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है।
तो एक्स की अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा अपॉन 0 + 1 हो जाएगा, तो ये एक्स आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफ्रेंशिएशन का रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके थे डिफ्रेंशिएशन में कि जो एक्स होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है। जैसे कि एक्स है तो अगर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में हम लोगों ने देखा था कि पावर में से एक माइनस हो जाता था, तो इसके ऊपर तो पहले से एक पावर है, -1 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, एक्स की पावर 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आता है, ऐसे ही यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा। मतलब कि जो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन होता है वो अपोजिट प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो हम लोगों ने जो एक एक्सेप्शन लिखा हुआ था कि जो n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, उसका देखते हैं कि अगर n की वैल्यू -1 होगी तो फिर क्या होगा। तो अगर जैसे लिखा हो x की पावर -1 dx, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका अगर हम लोग उस हिसाब से निकालेंगे तो उस हिसाब से तो इसका अगर जैसे हम लोग जो मेन रूल लगाते थे अगर उसके हिसाब से निकालेंगे तो ये x -1 इसमें ऐड हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, ये तो x की पावर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये अगर आप ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि अगर इसको हम लोग तोड़ के लिखें, अगर इसको उसमें लिखें तो ये 1/x हो जाएगा, 1/x dx हो जाएगा। तो हम लोगों को जैसे पता है कि 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, 1/x डिफ्रेंशिएशन होता था log x का। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप पहला लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको पूरा डिफ्रेंशिएशन बताया गया था। तो ये 1/x log x का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अगर 1/x का इंटीग्रेशन निकालना है तो ये हो जाएगा log x हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ex, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो बस यही हो जाएगा। -1 का है तो हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि -1 है, तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना है क्योंकि इसमें x की पावर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, तो ये कुछ वो नहीं होगा। तो हम लोगों को इसमें 1/x, जैसे कि आपको पता था डिफ्रेंशिएशन में कि जो log x होता है उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता था, तो ऐसे ही अगर 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, बस इतना ही है। तो चलिए दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कांस्टेंट का देखते हैं। जैसे कि दिया हो कि हमको इंटीग्रेशन करना है 5 का, तो 5 का इंटीग्रेशन करना है तो 5 × dx हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि 5 तो कांस्टेंट है, तो ये आगे आ जाएगा और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का सीधा। तो dx का इंटीग्रेशन अभी आपने देखा कि dx x होता है, तो ये हो जाएगा 5x। ऐसे ही हम लोग एक और देखते हैं, इंटीग्रेशन tan x² का। तो tan तो कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, इसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा x² का, तो ये tan रहेगा और ये हो जाएगा x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो ये हो जाएगा tan x³ अपॉन 3, ये हो जाएगा tan x³ अपॉन 3 हो जाएगा, और इसमें दोनों में कांस्टेंट लग जाएगा, ये c हो जाएगा प्लस c इधर लग जाएगा। तो ये दोस्तों चलिए आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनका इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ऐसे ही हम लोग इंटीग्रेशन में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो साइन कॉस टेन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है।
तो दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखने से पहले कुछ एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। एक एडिशन वाला देख लेते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी देखा था एडिशन वाला, तो इसमें भी एडिशन वाला देख लेते हैं, और एक एक्सपोनेंशियल वाला देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब -1/x माइनस x 1/2 प्लस 2। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है तो इसमें हम लोगों को सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना है, सॉरी अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। जैसे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में देखा था कि सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया था, ऐसे हम लोगों को इसमें करना है, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है, सबको अलग अलग। तो चलिए करते हैं। एक्स क्यूब हो जाएगा, dx हो जाएगा, -1/x dx, -1/x dx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x⁴ dx प्लस 2 dx हो जाएगा। चलो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो सबको। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 हो जाएगा, -1/x है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता था कि जो 1/x होता है उसका log x होता है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन log x होता है, log ex हो जाएगा। और ये x 1/2 है तो 1/2 में प्लस एक ऐड हो जाएगा, तो एक हो जाएगा √3/2/3/2 हो जाएगा, x⁴3/2/3/2 हो जाएगा। और जो 2 है तो 2 कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका। जैसे कि हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था कि डिफ्रेंशिएशन में भी कुछ नहीं करना था, डिफ्रेंशिएशन में हमको सबको अलग अलग उठा के डिफ्रेंशिएट कर देना था, ऐसे इंटीग्रेशन में सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। तो चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए, फिर एक एक्सपोनेंशियल का और देखते हैं बस। तो चलिए दोस्तों जैसे कि दिया हुआ है e⁻x dx, अगर इसका करना है तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिफरेंशिएशन में जाना था कि जो e⁻x होता है इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग दोनों में से कुछ भी करेंगे तो e⁻x ही आता है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा e⁻x। इसमें कुछ चेंज ही नहीं होता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन करो, e⁻x का इंटीग्रेशन करो, सब कुछ e⁻x आता है। और यहाँ प्लस सी भी लग जाएगा, प्लस सी तो सब में लगना ही है। तो चलिए दोस्तों अब ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं इनमें हम लोग को याद रखना है, क्योंकि ये थोड़े डिफरेंशिएशन से थोड़े हटके होते हैं। जैसे कि हम लोग पहला देखते हैं इंटीग्रेशन sin x dx। तो दोस्तों sin x का तो हम लोग को डिफरेंशिएशन का याद करना है कि डिफरेंशिएशन में sin x किसका डिफरेंशिएशन होता था। तो sin x होता था cos x का होता था, लेकिन वो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है तो वो माइनस sin x होता था। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, ये हो जाएगा, और c लग जाएगा प्लस कांस्टेंट लग जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो दोस्तों cos x का हो जाएगा सीधा सीधा sin x हो जाएगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था। तो cos x का हो जाएगा सीधा सीधा sin x और प्लस में हो जाएगा। अगर हम लोग इधर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और इधर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ाई था कि sin x जो होता है, sin x का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है, और cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस sin x आता था, तो माइनस ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं sec² x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जो sec² x होता है वो किसका डिफरेंशिएशन होता था। तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था कि वो tan x का डिफरेंशिएशन होता था। तो ये tan x का हो जाएगा प्लस tan x प्लस c हो जाएगा।
इसको 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो 10x आएगा। उसके बाद एक और जानना है बस, अगर हम लोग जानेंगे cosec स्क्वायर x, तो दोस्तों cosec स्क्वायर x का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोग याद करिए कि जो cosec स्क्वायर x है किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो ये होता था cot x का डिफरेंशिएशन, लेकिन माइनस में होता था। cosec स्क्वायर x माइनस में होता था cot x का, तो ये माइनस में हो जाएगा cot x प्लस सी। cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये, और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा cot स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इतना नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम लोग ax प्लस बी टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन देखेंगे, तो वो अगले लेक्चर में देखेंगे। इतना नोट कर लीजिए। थैंक यू।